हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त आपका होस्ट चेतन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, चलिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर हमारा चल रहा है ना। इसमें पिछली क्लास तक हमने वर्ग नंबर 1 के वर्ग नंबर 1 के तत्वों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जहां वर्ग नंबर 1 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। सही है, हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी? वर्ग 1 के तत्वों की रासायनिक गुणधर्म जो है उन पर बात करने वाले हैं। वर्ग 1 के तत्वों के कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। वर्ग 1 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ग 1 के तत्व उच्च क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तत्व तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट अगर ये वायु के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आग पकड़ लेते हैं, जलने लग जाते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, जी हाँ। अब केरोसिन अब हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मोम में रखा जाता है। ये मैंने आपको पहले लिखवा रखा है या नहीं, एक बार बता दो कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में अर्थात या मोम में रखा जाता है। ये मैंने आपको पहले लिखवाया है या नहीं, केवल इतना बता दो। मुझे जहां तक याद है मैंने ये लिखवा दिया है। ठीक है, हाँ, मुझे ऐसा याद है, लिखा दिया है। ठीक है, हाँ, बस वही कंफर्म कर रहा था। अगर एक बार लिख लिया है तो दूसरी बार लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं। बोलो, है क्या दोबारा लिखने की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट उन पर बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सीधी उन पर बात कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है, फिर तो चल लिखवाया है तो सीधी रासायनिक गुणधर्मों पर बात कर लें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वायु से क्रिया पर। किससे क्रिया? वायु से क्रिया। अब लाडलो यहां ध्यान देना, वायु से क्रिया का मतलब क्या होता है? वायु से क्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो। वायु से क्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। वायु से क्रिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जी हां। चलो, तो हम यहां ये बता रहे हैं, क्षार धातुएं जो होती हैं, क्षार धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है?
ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। हाँ जी, कोई लाग लपेट नहीं है। क्षार धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, ठीक है जी हाँ, और ये आपस में क्रिया कर रही हैं, और जैसे ये क्रिया कर रही है तो क्या बना रही है, ऑक्साइड। जैसे सोडियम ने क्रिया की, किसने क्रिया की, सोडियम से पहले लिथियम ले लेते हैं। लिथियम ने क्रिया की ऑक्सीजन के साथ, तो लिथियम ने ऑक्साइड बना लिया। क्या होता है लिथियम का ऑक्साइड, Li2O होता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां 4 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे। ठीक है जी हाँ। वहीं हम लोग बात करें, सोडियम ने क्रिया की, यहां 4 लगाएंगे, यहां 2 लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, यहां से बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा। फिर हम लोग बात करेंगे पोटेशियम के साथ। पोटेशियम की क्रिया जब हम लोग करेंगे तो पोटेशियम की क्रिया जो है वो होगी, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। रुबिडियम की क्रिया कराओगे तो रुबिडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, Rb2O। सीजियम की क्रिया कराओगे तो सीजियम ऑक्साइड बनेगा। इतनी सारी अभिक्रिया याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, पहले ही कह देता हूं, केवल इतना ध्यान रखना कि ऑक्साइड बनते हैं। मगर यहां ध्यान रखो, मैं आप लोगों को इन सब के नाम और बता देता हूं। ठीक है, क्या इन सब के नाम और बता देता हूं। देखो, यह है लिथियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है ये, लिथियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड है ना। ये कौन सा ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है ये। ठीक है, ये कौन सा ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है ये, पोटेशियम ऑक्साइड है। ठीक, ये कौन सा ऑक्साइड है, रुबिडियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड है। ठीक, ये कौन सा ऑक्साइड है, सीजियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब इन सब में हम लोग बात करते हैं ना, जब इन सब ऑक्साइडों की बात करते हैं तो ये कैसे ऑक्साइड है, ये सामान्य ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। मगर क्या हमेशा सामान्य ऑक्साइड ही बनते हैं, नहीं। यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का। देखो, लिथियम जो होता है, ठीक है, क्या लिथियम जो होता है, हाँ जी, ठीक, इनको सामान्य ऑक्साइड कह सकते हैं या मोनो ऑक्साइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मोनो ऑक्साइड्स, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन एक ही है। ऑक्सीजन एक होने के कारण इनको क्या कहा जा सकता है, मोनो ऑक्साइड। ठीक है जी हाँ। अब यहां से समझो, ठीक, यहां से समझो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है लाडलो, इस बात को समझो, है ना। चलिए, डाउनलोड का ऑप्शन कितने घंटों बाद मिलता है, 24 घंटे के अंदर मिल जाता है भाई। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। टेक्निकल चीजें हैं, टाइम लगता है, हजारों क्लासेस होती है उत्कर्ष में एक दिन में, तो समय लगेगा। अब यहां ध्यान से समझो बेटा, लिथियम और सोडियम जो है ना, ये मोनो ऑक्साइड के साथ साथ, किसके साथ साथ, मोनो ऑक्साइड के साथ साथ वे परऑक्साइड, क्या, परऑक्साइड दोनों बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, लिथियम और सोडियम मोनोऑक्साइड तो बनाएंगे, साथ में क्या भी बनाएंगे, परऑक्साइड भी बनाएंगे। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ये बना दिया Li2O2। ठीक है, और लिथियम ने सोडियम के साथ सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ये बना दिया
Na2O2, इनको कहते हैं हम लोग, ये है लिथियम परऑक्साइड, और ये है सोडियम परऑक्साइड। कौन सा परऑक्साइड? सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, एक लिथियम परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर कब हमारे पास कब हमारे पास मोनो ऑक्साइड या सामान्य ऑक्साइड बनेगा और कब हमारे पास परऑक्साइड बनेगा? बनता है ना क्वेश्चन, सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है। तो भाई समझने की एक बहुत सिंपल, बहुत आसान, एक बहुत साधारण बात है। और वो बात क्या है भाई? जब हमारे पास ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होगी तब हमारे पास सामान्य ऑक्साइड बनेगा, और जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी तब हमारे पास लिथियम परऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लिथियम परऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात, अन्य क्षार धातुएं जो हैं, क्या अन्य क्षार धातुएं जो हैं ये क्या बनाती हैं? ये बनाती है सुपर ऑक्साइड्स। क्या बनाती हैं? सुपर ऑक्साइड्स बनाती हैं। ओके, बिल्कुल बता देंगे भाई। अन्य क्षार धातु, अन्य कौन सी बच गई भाई? पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम व सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सुपर ऑक्साइड। भी बनाती हैं, इनका निर्माण भी कर देंगे ये। अब फिर एक प्रश्न आ जाता है, क्या? यही वाला कि सर ये सुपर ऑक्साइड क्या होता है? देखो, पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ये बनाया KO2। ठीक है, रुबिडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ये बनाया RbO2, और सीजियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ये बनाया CsO2। तो ये तो है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये है रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, और ये है सीजियम सुपर ऑक्साइड। अब हमारे पास तीन चीजें हो गई हैं भाई। ठीक है, तीन चीजें हो गई है। क्या क्या हो गई है? एक तो हो गया हमारे पास सामान्य ऑक्साइड। देखो, धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ये बनाया M2O। M फॉर मेटल है। ठीक है, तो ये तो है सामान्य ऑक्साइड। क्या है ये? सामान्य ऑक्साइड। ठीक, धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, फिर बनाया M2O2, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। और धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, फिर बनाया M2O, इसे कहते हैं इसे कहते हैं परऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? परऑक्साइड। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? सुपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है ना? M2O2 परऑक्साइड है, बिल्कुल परऑक्साइड है भाई। यहां से सुनो,
जब सामान्य ऑक्साइड होता है ना, कौन सा ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड, तो लाडलो सामान्य ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है ये -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। कितना है ना, -2 होता है। ठीक, जबकि परऑक्साइड में, किसमें, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये होता है -1। कितना होता है, -1। ठीक है, 1 और 3 तो सेम है, सेम नहीं है, अभी चेंज कर देते हैं। ठीक, और तीसरी चीज, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1/2 होता है। कितना होता है, -1/2 होता है। ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, MO2 जो M2O जो होता है ये सामान्य ऑक्साइड, M2O2 जो होता है ये परऑक्साइड, और MO2 जो होता है ये सुपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, हाँ, चाहो तो इनके एग्जांपल्स देख लो। जैसे MO2 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, Li2O, Na2O, K2O, है ना। यहां बात करेंगे तो LiO2, Na2O2, यहां बात करेंगे तो K2O2, KO2, RbO2। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि सर कैसे निकाला ऑक्सीकरण अंक। भाई कोई भी यौगिक रख लो, जैसे देखो मैंने रख लिया Na2O, Na2O छोड़ो, K2O रखा, K2O, K2O2 रखा, और एक रखा KO2। कैसे निकाला ऑक्सीकरण अंक सर? अब सीधा प्रश्न बिल्कुल सही है, सर ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला। अब लाडलो एक बात बताओ, क्या हमने कहीं ऐसा पढ़ा है कि क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है? बोलो, भौतिक गुणधर्म में 7वां पॉइंट जाकर देखो, एक बिंदु मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि, क्या लिखवाया वहां पर, कि क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसका ये आसानी से त्याग कर देते हैं। तो वहां पर, जी बिल्कुल, वहां पर हमने लिखा है इनका ऑक्सीकरण अंक सदैव कितना होता है, +1 होता है, लिखा है। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक +1 है उसका अपने पास रखो, बाकी का मान लो, जिसका कैलकुलेट करना उसका मान लेते हैं x। तो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, क्योंकि क्षार धातु है। कितने पोटेशियम है, 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना मान लेंगे, x, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां देखो 2 एकम 2 प्लस x बराबर 0, और 2 का ट्रांसफर कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो जब -2 आया तो कैसा ऑक्साइड होगा, सामान्य ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड है। ठीक है, फिर यहां पर कैलकुलेट करते हैं। यहां पोटेशियम का कितना रखोगे, +1, कितने पोटेशियम है, 2, प्लस ऑक्सीजन का माना x इंटू 2 बराबर 0, 2 एकम 2, प्लस 2 का गुणा x से करोगे 2x बराबर 0, इसका ट्रांसफर कर दो, 2x बराबर -2 और x बराबर -2/2। तो x बराबर कितना है, -1। -1 होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, बोलो ना, अरे बोलो, परऑक्साइड। क्या होगा, परऑक्साइड। फिर लास्ट अपने पास क्या है, सुपर ऑक्साइड। क्या है, सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम का कितना होगा, +1, प्लस ऑक्सीजन का कितना मानेंगे, x इंटू 2 बराबर 0, 1 का ट्रांसफर कर दो,
2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। जब -1/2 होता है तो क्या होता है, बोलो क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। तो हम हर चीज को प्रूव कर चुके हैं। कैसे परऑक्साइड होगा, बराबर में 0 क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर आवेश नहीं है। अगर -1 आवेश होता तो बराबर में -1 रख देते, +2 होता तो बराबर में +2 रख देते। जो आवेश होता है वो बराबर में रख देते हैं। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, उदासीन है, इसलिए कहां रख दिया, बराबर 0 रख दिया है। ये हमारे पास ऑक्साइड्स को देखने का तरीका है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, हाँ जी, हाँ चलिए, तनु आप कुछ मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब यहां ध्यान दो एकदम, बिल्कुल और कुछ नहीं है, यहां ध्यान दो। आगे की बात यह है कि देखो हमारे पास ऑक्साइड्स बन रहे हैं। यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो दो चीजों का क्वेश्चन बनता है, एक तो क्षारीय गुणधर्म का और एक तापीय स्थायित्व का। ठीक है, क्षार धातु ऑक्साइडों में, धातु ऑक्साइडों में एक तो क्षारीय गुणधर्म और दूसरा तापीय ऑक्साइड, है ना। जी हाँ, क्षारीय ऑक्साइड में धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण मतलब धात्विक गुणधर्म, धन विद्युतीय गुण बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, क्षारीय गुण व तापीय स्थायित्व बढ़ता है। क्षारीय गुण व तापीय स्थायित्व बढ़ता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई साहब लिथियम जो ऑक्साइड होता है ना, सोडियम जो ऑक्साइड होता है, पोटेशियम जो ऑक्साइड होता है, रुबिडियम जो ऑक्साइड होता है और सीजियम जो ऑक्साइड होता है, इनमें क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम जो है वो कुछ ऐसा है। और यही किसका गुणधर्म है मेरे भाई, यही तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। तो ये अपने पास किसका बढ़ता क्रम है, क्षारीय गुण और तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम। क्षारीय गुण व तापीय स्थायित्व का बढ़ता गुण। कैसा गुण, बढ़ता गुण या बढ़ता क्रम, ये होगा अपने पास। धन विद्युतीय मतलब धात्विक गुणधर्म, धन विद्युतीय का मतलब होता है धात्विक गुणधर्म। ठीक है जी हाँ, तो ये अपने पास क्रम होगा। अब इस पूरे में से एक ऐसा प्रभाव है, जी हाँ, चलो एक गुणधर्म और देखो, हमारे पास परऑक्साइड बन रहे हैं, जिनके परऑक्साइड बन रहे हैं तो परऑक्साइडों में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और परऑक्साइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक भी हो जाएंगे और कलरफुल भी हो जाएंगे। ठीक है, क्षार धातु परऑक्साइडों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये कैसे होंगे, तापीय स्थायित्व मतलब ताप बढ़ने पर, ठीक है,
जी विशाल एकदम सही लिखी है, प्रीवियस लाइन एकदम सही लिखी है भाई, ठीक है, चिंता मत करो। तापीय स्थायित्व मतलब ताप बढ़ने पर स्थायित्व का बढ़ना। क्षार धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होता है, ये अनुचुंबकीय और रंगीन होते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, है ना, और कलरफुल होंगे, ठीक है। सर कलर भी बता दो, कलर बता दूं, बता देते हैं। एक मिनट रुको, पेरोक्साइड्स में तो नहीं मिलने चाहिए, रुको भाई, यहां पर ना क्षार धातु पेरोक्साइड नहीं आएगा, क्षार धातु सुपर ऑक्साइड आएगा, सुपर ऑक्साइड आएगा भाई, क्योंकि उसमें O-2 होता है, वहां होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइडों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। धातुओं में, ओहो ऑक्साइड लिखना भूल गए इसलिए कह दिया, गलत है, गजब बात कर रहा है यार, ठीक है, यहां ऑक्साइड और लिख लो यार, वो कह रहा है गलत है, बताए तो ऑक्साइडों की बात कर रहे हैं, नीचे ऑक्साइड लिखे तो हैं, इसीलिए तो ऑक्साइडों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप में से किसी ने कमेंट कर भी दिया है और मैं सोच भी रहा था आप लोग कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि क्षार धातु रंगहीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, क्षार धातु जो होते हैं वो कलरलेस होंगे और डायमैग्नेटिक होंगे, मगर यहां पर देखो ना क्या लिखा है, क्षार धातु नहीं लिखा, गुड़िया इधर देख, क्षार धातु नहीं लिखा, क्या लिखा है, क्षार धातु सुपर ऑक्साइड। क्या लिखा है, क्षार धातु सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइडों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो सुपर ऑक्साइडों में हम लोग बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो 1 2 4 देखो सुपर ऑक्साइडों में एक तो होगा अपने पास सोडियम ऑक्साइड NaO2 और एक होगा KO2, ठीक है, NaO2 और KO2, ठीक है। ये जो होते हैं हाँ जी, इनका कलर जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। इनके पेरोक्साइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, इनके पेरोक्साइडों में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो वहीं फिर आगे बात करते हैं, हाँ यहां देखो, अगला अपने पास हो जाएगा Na2O2 KO2, ये हो जाएंगे पीले। परेशान मत हो, इसका कलर बनाने के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ठीक। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, भूरा रंग चाहिए हमें, तो कौन सा रंग चाहिए, भूरा, ये हो जाएगा लगभग भूरा। रुबिडियम जो है ये देता है भूरा रंग, ठीक है, और सीजियम जो है ना लाडलो, कौन, सीजियम, सीजियम पेरोक्साइड देता है नारंगी। ये अपने पास होंगे, ठीक है, ये सारे अपने पास होंगे। अब यहां एक बड़ा क्वेश्चन बताता हूं,
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले से उसको इंपॉर्टेंट लगा कर चलते हैं, ठीक है। ये इसके साथ स्टार लगा दिया, ये इसके साथ स्माइली भी लगा दी, ठीक है, और चाहिए तो पत्ता भी लगा देते हैं, ये लो, ठीक। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान से सुन लेना। देखो, जितने भी अपने पास ये है क्षार धातु हैं, इन सभी क्षारीय धातुओं के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वायु से क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। मगर लिथियम एक ऐसी क्षार धातु है, वो वायु से क्रिया करके ऑक्साइड तो बनाता है मगर नाइट्राइड भी बनाता है, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। लिथियम क्या बनाता है? नाइट्राइड भी बनाता है। अकेला लिथियम ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को भी लिखेंगे, लिथियम वायु में उपस्थित, लिथियम वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। एकमात्र है, ध्यान रखना, क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बस, और नहीं है। ना सोडियम, ना पोटेशियम, ना रुबिडियम, ना सीजियम, सिर्फ लिथियम है जो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। लिथियम प्लस नाइट्रोजन, और इससे लिथियम नाइट्राइड होता है Li3n। यहां लगा देंगे 2 और यहां लगा देंगे 6। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के साथ क्रिया कराते हैं, है ना भाई? हाँ, इसमें देखो एक चीज बताता हूं, मैंने ही लिखवाया है कि सोडियम जो है ना भाई, मैंने यहां लिखवाया है सोडियम परऑक्साइड बनाता है, ये नहीं लिखवाया कि सुपर ऑक्साइड बनाता है। अन्य क्षार धातु सुपर ऑक्साइड भी बनाती है, मगर एक चांस ऐसा होता है जहां कभी कभी सोडियम का सुपर ऑक्साइड बन जाता है। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप इसको हटा सकते हो। पोटेशियम ऑक्साइड तो देगा ही पीला कलर, तो केवल KO2 लिख लो। हालांकि समस्या वाली बात नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, KO2 तो देगा ही पीला कलर, ठीक है ना। मगर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो हटा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिंपल बात थी, आप लोग इसको इतना बढ़ा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, बस इतना नहीं सोचना होता है। चलो कोई ना, खैर नेक्स्ट बात करते हैं, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारे पास क्या है? मैंने कहा जल से क्रिया कराते हैं। क्षार धातुएं जो होती हैं वो जल से जब क्रिया करती है, किससे? जल से क्रिया करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन सी गैस मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जल से क्रिया, रिएक्शन विद वाटर, क्षार धातुएं जल से क्रिया करके कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बस इतनी सी बात है, तो करा दो। जैसे सोडियम की क्रिया कराती जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ। क्षार धातु है तो क्या बनाएगी? क्षार बनाएगी, NaOH बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो और यहां भी 2 लगा दो। सिमिलर चाहो तो पोटेशियम की करा लो,
पोटेशियम प्लस H2O, लिथियम की हो जाएगी, रुबिडियम की हो जाएगी, सीजियम की हो जाएगी, तो सबकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां मैं ये बता देता हूं, यह है क्रिया कैसी होती है, यह क्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब समझते हो ना, ऊष्माक्षेपी का मतलब समझते हो ना, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। क्या मतलब होता है इसका, एक्सोथर्मिक मतलब होता है इसका। ठीक है, जी हां बिल्कुल। चलिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। हाँ जी बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, कमेंट में लिख कर बताओ। तीसरे नंबर पर किससे क्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करा रहे हैं, हैलाइड से क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, बिल्कुल एनर्जी रिलीज होती है जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो हीट रिलीज होती है। हाइड्रोजन हैलाइड होता है HX, और आप जानते हैं ना X क्या होता है, X होते हैं हैलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, HX जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, इनसे क्रिया कराते हैं। देखो क्षार धातु जब इनसे क्रिया करेंगे ना, तो ये क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। क्या मुक्त कर देंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हो, धात्विक हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धात्विक हैलाइड बनाते हैं। तो क्षार धातु हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड HX, जहां X क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया करके धात्विक हैलाइड बनाते हैं, मेटेलिक हैलाइड, हैलाइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। ठीक है ना। चलो, तो यहां हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। क्षार धातु ले ली सोडियम, सोडियम की रिएक्शन करा दी हम लोगों ने HCl के साथ, यहां 2 लगा देंगे, यहां भी 2 लगा देंगे। जैसे ये रिएक्शन होगी, ये H2 दे देगा, Cl इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, जी हाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है जी, तो वहीं हम लोग क्या कह रहे हैं, मेटेलिक हैलाइड हो गया ना ये, तो मेटेलिक हैलाइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हैलाइड, यहां तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुक्त का मतलब रिलीज होना, बस। चलो रुबिडियम से करा देते हैं, रुबिडियम प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रुबिडियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन, ये मुक्त हो जाएगी। ये इनकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्या होती है, क्रिया होती है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की प्रकृति, सॉरी हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ? डायरेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं। अब कई जगह आपको ये लिखा मिल जाएगा कि ये डाईहाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन लिखो या डाई हाइड्रोजन लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन। चलो सर, आई की जगह सीएल नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। आई की जगह सीएल हो सकता है, सीएल की जगह आई हो सकता है, एफ हो सकता है, बीआर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दोनों एक ही बात है। कौन से नंबर की रिएक्शन होगी? चौथे नंबर की रिएक्शन है, फोर्थ। हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन, कुछ भी लिख दो। हाइड्रोजन मतलब H2 होगा और डाई हाइड्रोजन मतलब भी H2 ही होगा। हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन से क्या है? क्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है। चलो समझो, देखो ये क्या बनाएंगे? जब हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो ये धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं लाडलो? धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, क्षार धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? धात्विक हाइड्राइड। बिल्कुल, मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। कौन सा हाइड्राइड? मेटालिक हाइड्राइड। हाइड्राइड, ठीक है, बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्रिया करा दी सोडियम की हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनाएगा NaH। इसको कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्राइड। और इसकी खास बात पता है क्या है? क्या है ये? सोडियम हाइड्राइड है, हाइड्राइड। इसकी खास बात पता है क्या है? यहां पर Na+ में है और हाइड्रोजन माइनस में है। क्या कहा? Na+ में है और हाइड्रोजन किस में है? माइनस में है। ठीक है जी हाँ। अब ध्यान देना, ये क्रिया जो होती है 673 केल्विन ताप पर होती है। यह क्रिया 673 केल्विन ताप पर होती है। तो यहां 673 केल्विन लिख देंगे। पोटेशियम की भी करा लो, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन 673 केल्विन ताप, क्या बन जाएगा? KH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड, K+H-। ठीक है, ये बन जाएगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? अब आगे यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिथियम की क्रियाशीलता कुछ कम होने के कारण, यह क्रिया 1073 केल्विन ताप पर होती है। ताप पर होती है। किस टेम्परेचर पर? 1073 केल्विन ताप पर होती है। कैसे होगी? लिथियम प्लस हाइड्रोजन, वही 2 हाइड्रोजन बनेगा लिथियम हाइड्राइड LiH। और क्या टेम्परेचर है? 1073 केल्विन ताप है भाई साहब। क्या ताप है? 1073 केल्विन ताप।
सर ये ताप फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, इस ताप में ना ऊपर ना नीचे। निष्ठा, जो चीज़ें सुधारनी चाहिए उनको सुधारने में समय लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें वीक हैं उन पर समय लगाते हैं, हर चीज़ पर समय नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गई है, क्रिया हो गई है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, अब तक हमने जितना लिखा है उसको नोट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद बात करेंगे। तो शुरू हो जाओ यहाँ से। हमने यहाँ से, गुरुजी बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस भी कर देंगे, ये लो, बैलेंसिंग आपको आती है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, बैलेंस तो है, सारी सारी बैलेंस है यार, ऐसे क्या करते हो। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट फटाफट, ठीक है। हाँ जी, अच्छा पीडीएफ से नोट करोगे, पीडीएफ से नोट करोगे तो फिर मैं आगे पढ़ा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अब आगे की बात सुनो, ये हाइड्राइड मिल गए। अब हाइड्राइड जब हमारे पास मिल गए हैं, ठीक है, क्या हाइड्राइड जब हमारे पास मिल गए हैं तो अपने पास क्या होगा, इनके गुण के बारे में बात कर देते हैं। ये हाइड्राइड ठोस हैं, आयनिक हैं और प्रबल अपचायक होते हैं, ठीक है। ये हाइड्राइड कैसे हैं, ठोस, आयनिक और प्रबल अपचायक है, ठीक है। ये हाइड्राइड ठोस है, आयनिक है और कैसे होंगे, प्रबल अपचायक होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये है। फिर वहीं आगे हम लोग बात करते हैं इन्हीं हाइड्राइड की। जब हम लोग लिथियम हाइड्राइड से लेकर सीजियम हाइड्राइड तक जाते हैं तो इनके आयनिक गुण और, ठीक है, क्या, इनके आयनिक गुण और साथ में दूसरा कौन सा गुण है, अपचायक गुण, दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड तक आयनिक गुणों और अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। कौन से गुणों में, अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, होती है। मगर ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तापीय स्थायित्व जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तापीय स्थायित्व जो है वो कम हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आकार में वृद्धि। किसमें वृद्धि, आकार में वृद्धि। वृद्धि के कारण M बंध H वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है। कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। M बॉन्ड H जो है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। लिथियम प्रबल अपचायक है भाई, ये सच है, मगर लिथियम हाइड्राइड की बात अलग हो गई ना। लिथियम प्रबल अपचायक है मगर लिथियम हाइड्राइड की बात अलग हो गई है, ठीक है जी हाँ। वृद्धि हो जाती है, अतः इनका तापीय स्थायित्व घटता है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी या हीटिंग स्टेबिलिटी जो है उसमें कमी आती है, ठीक है।
तो तापीय स्थायित्व का गुण क्या होगा? देखो, तापीय स्थायित्व में लिथियम हाइड्राइड हो गया, फिर आपके पास सोडियम हाइड्राइड होगा, फिर पोटेशियम हाइड्राइड होगा, फिर रुबिडियम हाइड्राइड होगा और फिर सीजियम हाइड्राइड होगा। तो इनमें तापीय स्थायित्व का गुण जो है वो घटेगा, तो ये घटता हुआ क्रम है। किसका? तापीय स्थायित्व का घटता हुआ क्रम। ठीक है, प्रति 1-2 बार रिवाइज करोगी ना तो सब अलग अलग हो जाएगा, कुछ मिक्स नहीं होगा, है ना, कुछ मिक्स नहीं होगा। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे पास इनके बारे में पता चलती हैं। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, हैलोजेंस से भी क्रिया कराएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमने जितना भी लिखा है उसको पीडीएफ से आप लोग नोट करना, साथ में उसका रिवीजन करना, अच्छे तरीके से पढ़ना उस सब कुछ को। ठीक है ना, कुछ भी मिस मत करना। 1-2 बार चीज़ें पढ़ोगे तो आराम से दिमाग में बैठेंगी। रिवाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। चलिए, बाकी बातें करूंगा मैं आप लोगों से अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।